एक देश एक चुनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली हाई लेवल कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन की सिफारिश की है और कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकार कानून सम्मत ऐसा तंत्र तैयार करे जिससे एक साथ चुनाव संभव हो। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है और पिछले साल 2 सितंबर को हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था इस बाबत और 191 दिनों में रिपोर्ट तैयार की गई। इस दौरान समिति ने चुनाव से जुड़े तमाम लोगों से विस्तार से चर्चा की है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और ये रिपोर्ट की कॉपी भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा सरकार का एक और दांव और 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। 191 दिनों तक मंथन हुआ, चर्चा हुई तमाम लोगों से इस मामले को लेकर, उसके बाद से यह रिपोर्ट सौंप दी गई। अब रुक करेंगे संजय शर्मा का हमारे साथ, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए और रिपोर्ट के आने के बाद इसका इंपैक्ट किस तरह से देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व ही आया है। ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है और 191 दिनों 191 डेज के सघन परीक्षण के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये पिछले साल 2 अक्टूबर को ये इनकी 2 सितंबर को इस कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद से कमेटी ने लगातार पिछले कई लोगों से मुलाकात की, कई संगठनों से मुलाकात की और इसके साथ ही विधि आयोग को भी इस कमेटी ने बुलाया। विधि आयोग ने भी उसमें अपनी जो फाइंडिंग्स है वो बताई है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कमेटी संविधान विशेषज्ञों, कानून विशेषज्ञों, समाज के कई तबकों, राजनीतिक दलों, उन सब से मीटिंग करके इन्होंने ये तय किया है और अपनी सिफारिशें भेजी हैं। ये लगभग 6 खंडों में रिपोर्ट है, जिसमें पहला खंड प्रस्तावना का है और आखिरी खंड उपसंहार का है, जिसमें वो नतीजे बताए गए हैं, वो सिफारिशें दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि किन किन संविधान के किन किन अनुच्छेदों में बदलाव करना पड़ेगा। एक नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश की है। वो नया अध्याय ये है कि अगर कार्यकाल पूरा करने से पहले ही विधानसभा में सरकार गिर जाती है तो पहले कोशिश की जाए कि वैकल्पिक सरकार चलाई जाए, दूसरा गठबंधन या दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुमत में जो हो वो बहुमत साबित करके सरकार चलाए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए मिलीजुली सरकार का प्रावधान संविधान में करने की बात की गई है। और अगर मिलीजुली सरकार चलाने का विकल्प भी ना हो, अपरिहार्य स्थिति हो, तो ऐसे में चुनाव भी कराए जाएंगे, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए कराए जाएंगे ताकि आगे एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सतत चलती हुई प्रक्रिया की तरह चलती रहे, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आए। सर, जब भारी भरकम जो खर्च होता है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में, इससे फायदा तो होगा, बजट बहुत बचेगा, लेकिन इसके साथ साथ और क्या फायदे होंगे? अनुच्छेद 324A की जो चर्चा हो रही है, इसमें बदलाव की सिफारिश जो की गई है, इसके प्रावधान क्या है, इसमें क्या है? इसमें अगर हम बात करें आशुतोष, तो सरकार का सबसे बड़ी जो दलील है, सबसे बड़ा आधार है इस प्रक्रिया के लिए, एक तो आर्थिक विकास, दूसरा ढांचागत विकास। सरकार का कहना है कि एक तो जैसे ही चुनाव कहीं ना कहीं हर 2, 4, 6 महीने पे होते रहते हैं, ऐसे में आचार संहिता लगने से जो विकास का काम ठप पड़ जाता है, नई परियोजनाएं ठप पड़ जाती हैं, क्योंकि आगे आने वाली सरकार करेगी। आगे आने वाली सरकार को पहले कुछ दिन तो अपने आप को जमने में, चीजें समझने में लगते हैं, उसके बाद फिर प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। तो विकास परियोजनाओं का रुक जाना, आर्थिक जो आर्थिक फ्लो है उसका कहीं ना कहीं थम जाना, ठिठक जाना, अटक जाना, भटक जाना, ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ ही देश का प्रत्यक्ष रूप से जो कर जमा करने वाले लोग हैं, करदाता हैं, उनका पैसा जो राष्ट्रीय खजाने में जमा होता है वो तो बचेगा ही, क्योंकि हर जगह एक साथ ही फौज का या फिर कहें तो अर्धसैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट, आवाजाही सब हो जाएगी, वो पैसा तो बचेगा। पिछली बार ही 66,000 करोड़ 66,000 करोड़ लोकसभा चुनाव में लगे थे। इस बार जाहिर है कि महंगाई और बाकी दर बढ़ गई है तो और चीजें बढ़ेंगी। तो इसे देखते हुए ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो अर्धसैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट होगा, सारी चीजें उसका पैसा बचेगा। तो ढांचागत विकास और देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाने की जो मुहिम है भारत की, उसको काफी बल मिलेगा। यानी आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और ढांचागत विकास को भी मदद मिलेगी।